क्वेश्चन नंबर 46 यानी हम असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्स के लिए स्कोरिंग है। तो असर्शन से पहले हम रीजन पढ़ते हैं। आपको पता है सबको, रीजन देखता हूं मैं 46 का। हीलियम हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ऑल द एलिमेंट्स। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जब हम किसी एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसके जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है उस एटम में, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस का ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जब हम इनर्ट गैसेस में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उससे क्या होगा, इनर्ट गैसेस का है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, जैसे अब हीलियम में डालो, हीलियम का 1s2 सेल कंप्लीटली फिल्ड है, तब जब इसमें नया इलेक्ट्रॉन आप हीलियम माइनस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये क्या होगा 1s2 2s1, यानी सेकंड सेल में आपको डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एनर्जी रिलीज नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ती है। डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तो होता है कि डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हम बोलेंगे बहुत कम होती है, बल्कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, होनी चाहिए नेगेटिव। तो इसलिए क्या बोला इसने, हीलियम हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग ऑल द एलिमेंट्स। जो इनर्ट गैसेज होती है उनकी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फर्स्ट पढ़ो, हीलियम हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल द एलिमेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो राइट में जो आएंगे उनकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आपको पता है जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनका साइज तो अपने इनर्ट गैसेज का साइज जो होता है अपने पीरियड रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये फुल फिल्ड होती हैं, इसलिए। ठीक है, अब देखो बात करेंगे टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो हीलियम की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर नियोन की, फिर आर्गन की, ऐसे होगी, क्रिप्टॉन की, जिनोन की। क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनर्ट गैसेज की, और इनर्ट गैसेज में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होगी। ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आएगा सी। और आपसे पूछ ले सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी लेफ्ट वालों की, और लेफ्ट में क्या आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और नीचे जाने पे घटेगी। और लेफ्ट वालों में भी सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की। सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी, सीजियम की। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, रीजन पढ़ते सबसे पहले, असर्शन से पहले। इसमें देखा, इन आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक आयंस लेसर द नेगेटिव चार्ज लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी। बोला अगर नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए बात की जाए फ्लोरीन माइनस और O2 माइनस की, बोल रहा है कि अगर इसका आयनाइजेशन, इसका नेगेटिव चार्ज कम है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो अभी होगा, लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 9, और इसमें कितना 8। तो इसका अगर ये किया जाए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो। जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा होता है उसका साइज ज्यादा होगा और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी O2 माइनस का E/P रेशो ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 10/9 है, ये 10/8 है, तो 10/8 बड़ा होगा, इसलिए इसका साइज बड़ा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोल रहा कि मतलब जिसका ज्यादा लेसर चार्ज होता है, लेसर नेगेटिव चार्ज, यानी -1 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना, ज्यादा हुई ना लेसर चार्ज वाले की। तो ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब आपको बस ये पढ़ना है असर्शन रॉन्ग है या राइट, क्योंकि ऑप्शन ए और बी तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन रॉन्ग हो गया। तो अब चेक करते हैं, Cl- हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन S2-। अब ये बोल रहा है Cl- की आयनाइजेशन एनर्जी S2- से कम होगी। अब इसमें देखो, इसमें कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 16, इसमें 17। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन पे 17 प्रोटॉन का पुल, यहाँ पे 18 पे 16 का, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना। ये बोल रहा है कि कम होगी। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर डी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 47 आएगा डी। तो ये हो गया आपका 47।
क्वेश्चन नंबर 48 में रीजन पहले पढ़ता हूं मैं असर्शन से। रीजन क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। किसके बारे में बोल रहा है हमें पता नहीं चला, तो रीजन से हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए असर्शन पहले पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैं आपको 46 में बता ही चुका हूं। नोबल गैसेज की जो होती है, नोबल गैसेज में क्या होता है, जो हमारी नोबल गैसेज आती हैं उनका फुल फील्ड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए जो इनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे NH2 NP6 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फील्ड होता है, तो नेक्स्ट हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा जो E आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीजन पढ़ो, इन इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं 2s2 2p6, ये किसका होता है, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन का, तो नियोन में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो 3s1 में जाएगा, तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इसलिए वो हायर एनर्जी लेवल आपको बनाना पड़ेगा, वो नहीं लेना चाहता उसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा ये सही है, इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ए आएगा। जो रीजन में लिखा हुआ है वही तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इसलिए असर्शन का जो रीजन मैंने सोचा और जो स्टेटमेंट दी गई है रीजन वाली वो सही है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। 49th का भी रीजन पहले पढ़ूंगा। नोबल गैसेज आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियड, बिल्कुल सही है, राइट में होती है बिल्कुल पीरियड के, ये सही है। अब असर्शन पढ़ते हैं, द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इन ए पीरियड इज शोन बाय नोबल गैसेज, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन करता है नहीं करता, नोबल गैसेज की हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, क्यों, क्योंकि उनका जो होते फुल फील्ड सब सेल होती है, और फुल फील्ड सब सेल या फुल फील्ड सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल फील्ड सब सेल है जैसे NH2 NP6, तो उस अब फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात सही है। अब देखो जो रीजन मैंने बताया क्या वो आपकी दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया, दूसरी स्टेटमेंट में बोलता वो एक्सट्रीम राइट पे है, इसका ये रीजन थोड़ा है, ये इसका बल्कि रीजन ये है कि वो क्या होती हैं, उनका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करता, आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रीजन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अरे जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये वाला हैंड, और ये क्या है, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट सेल है, तो ये छोटा साइज, तो इस पे पुल बहुत ज्यादा लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, है ना, और ये वाला बड़ा साइज है, तो बड़े साइज पे जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे पुल कम लगेगा न्यूक्लियस का, तो इस पे पुल कम लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस का, तो अट्रैक्शन कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यानी साइज बढ़ा आयनेशन एनर्जी घटा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, साइज भी घटेगा तो आयनेशन एनर्जी भी घटेगा, लेकिन क्या होगा, साइज घटेगा तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ना तो आंसर ए आएगा ना बी आएगा, तो आपको क्या चेक करना है कि बस असर्शन राइट है या रॉन्ग, राइट है तो सी, नहीं तो डी, तो चेक करो। आयनेशन पोटेंशियल अक्रॉस द पीरियड इज, ये दे रखा सोडियम, फिर दे रखा आपको एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सिलिकॉन का, ये सबको पता, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियड में आयनेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यों आता है, मैग्नीशियम से कम क्यों होता है, क्योंकि इसका 3s2 से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इसका 3s2 की बजाय 3p1 से और p सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इन कंपैरिजन टू s, तो इसलिए इसका mg का ज्यादा होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रीजन पहले पढ़ते हैं। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस द पीरियड। भाई हम जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है
और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ये सबको पता है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट इतनी आसान है और ये सही भी है, तो असर्शन भी 101% सही होगा। फिर भी पढ़ते हैं। फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बेरिलियम से कम होती है। क्यों? क्योंकि बोरोन में, बेरिलियम में क्या है, 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसमें 2s2 की बजाय 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और s सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू p सब सेल। ठीक है, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्या यही रीजन इसमें लिखा हुआ है? इसमें तो क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रीजन। तो ठीक, तो लेकिन होता क्या है, ये होता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको वो मैच करे ना, तब उसका आंसर रीजन ए लगाएंगे। ये अगर मैच नहीं करे तो उसका आंसर बी लगाएंगे। समझ आना? क्वेश्चन नंबर 52, रीजन पढ़ता हूं पहले। एलिमेंट्स हैव पीरियोडिक डिपेंडेंस अपॉन द एटॉमिक नंबर। ये बात बिल्कुल सही है। जो पीरियोडिक डिपेंडेंस होती है, हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं, जो पीरियोडिक डिपेंडेंस होती है वो किस पे होती है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। भाई ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, ऐसा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ऐसा करते हैं। तो पीरियोडिसिटी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, ये बात सही है। तो अब ये स्टेटमेंट सही तो असर्शन भी सही होगा। फिर भी पढ़ो। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। बोला जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में क्या होगा आपका, उसके जो वर्टिकल कॉलम के हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। जैसे भाई हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसलिए तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? सिमिलर आएंगी। ये भी Li2O टाइप ऑक्साइड बना सकता है, ये भी Na2O टाइप, ये भी K2O टाइप बना सकता है। ये एग्जांपल हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये स्टेटमेंट सही है तो एक इस पे डिपेंड, इसका रीजन क्या दिया मैंने? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। कि अब क्या दूसरी स्टेटमेंट में यही रीजन लिखा हुआ है? नहीं, दूसरी स्टेटमेंट में तो ये लिखा एलिमेंट्स हैव पीरियोडिक डिपेंडेंस अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रही ना इसको, तो इसका आंसर बी जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना? समझ में आ गया होगा। तो आंसर बी। 53rd, असर्शन से पहले रीजन पढ़ो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन ए असर्शन पढ़ लो। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ जेड। क्या बोल रहा है? पार्टिकुलर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ जेड। आपको पता है E इक्वल टू, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट है, -13.6 हमारा यहाँ पे क्या होता है? Z² अपॉन n² करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ सेल है ना, तो n सेम हो गया, पार्टिकुलर ऑर्बिट कर दिया, और बोल रहा है कि अब देखो Z डिफरेंट होगा, तो Z बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की इसकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी? नेगेटिव में बढ़ेगी, तो ओवरऑल एनर्जी घटेगी। यानी Z बढ़ा तो एनर्जी क्या होगा? घटेगा। हम ये बोल सकते हैं ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z²। यानी Z बढ़ेगा तो E घटेगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखी है। आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, ये कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 54 में रीजन पहले पढ़ता हूं। रीजन बोल रहा है सोडियम प्लस हैज सेम न्यूक्लियर चार्ज एज दैट ऑफ सोडियम। देखो ये बोला उसने, ये सोडियम प्लस है और ये सोडियम है, बोला न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 11 प्रोटॉन है और इसमें भी 11 प्रोटॉन है। ये बात सही है, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का
11 प्रोटॉन का पुल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट असर्शन बढ़ते हैं। असर्शन सोडियम प्लस इज स्मॉलर इन साइज देन सोडियम। बोल रहा है कि सोडियम का साइज जो होता है वो क्या होगा, सोडियम का साइज क्या होगा, कम होगा, सोडियम प्लस का साइज कम होगा। यही स्टेटमेंट दिखा है, सोडियम प्लस इज स्मॉलर इन साइज देन, ये बात भी सही है। अब इसका रीजन सोचो, ये साइज छोटा क्यों है, क्योंकि सोडियम में क्या होता है, सोडियम में क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर 11 प्रोटॉन का पुल लगता है, और इसमें क्या होता है 10 इलेक्ट्रॉन और उस पर कितने प्रोटॉन का पुल लगता है 11 प्रोटॉन का। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं 11, और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन कम खींचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। ये रीजन इसका, ना कि ये रीजन है कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का न्यूक्लियर चार्ज जो है सेम है, ये रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको ये बोलता अगर इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन के रेशियो के बारे में बात करता तो तब आता है ना, वो बोल रहा है कि सेम पुल है, ओनली उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, असर्शन से पहले मैं रीजन पढ़ूंगा। अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, नहीं, अगर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में भरे जाएंगे, लेकिन अब सेल है जैसे ये है 1 2, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जाने हैं, तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ना न्यूक्लियस पे, तो इस पे पुल बढ़ता जाएगा, और पुल बढ़ता जाएगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या हो जाएगा ENC बढ़ जाएगा। तो ENC क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे बढ़ता है, ये बोलता है घटता है, यानी ये रॉन्ग है, झूठ बोल रहा है ये, है ना। असर्शन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज लोअर देन ऑक्सीजन। हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है नाइट्रोजन की कम होती है, ये भी स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। तो ये आंसर क्या आएगा, डी आएगा। समझ आ गया होगा। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56, रीजन पढ़ता हूं। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब किस में ऐड करना है मुझे ये समझ में नहीं आई, मतलब स्टेटमेंट अटपटी सी लगी। अगर स्टेटमेंट अटपटा सा लगा, जरूर असर्शन से रिलेटेड होगा, तो पहले असर्शन पढ़ लिया करो। F माइनस आयन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू F। फ्लोरीन माइनस का जो साइज होता है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है। ठीक, इसका रीजन एक बार खुद सोचो, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन पे 9 प्रोटॉन का पुल है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन पे 9 प्रोटॉन का पुल है, तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएंगे, और कम खींच पाएंगे तो ज्यादा दूर रहेगा, और 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। ये इसका रीजन होगा, ये स्टेटमेंट सही है। और अब असर्शन पढ़ो। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक्स्ट्रा बाहर से, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण वो थोड़ा सा फैल जाएंगे, और दूसरा उन पे पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन इक्वली खींच रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन का पुल था, लेकिन अब क्या है 9 प्रोटॉन का पुल 10 इलेक्ट्रॉन पे, यानी पर इलेक्ट्रॉन, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा। ये बात भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही है। अब ये घटा तभी तो साइज बढ़ा, एज ENC डिक्रीजेज साइज इंक्रीजेज, ये बात इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। 56, क्वेश्चन नंबर 57, रीजन पढ़ते हैं। फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन जो माइनस बनेगा, इसमें 2p में आएगा और इसमें 3p में आएगा, और 2p का साइज छोटा होता है, इसमें ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, और इसका साइज बड़ा होता है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि साइज बड़ा 3p का, इसलिए रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो इसका
अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये आंसर आएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग बोल रहा है। ये बता रहा था फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, यानी रॉन्ग है। तो 57 का रीजन रॉन्ग हो गया। अब आपको ओनली देखना कि असर्शन राइट है रॉन्ग है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये बात सबको पता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, रीजन पढ़ते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस चीज का मेजर है कि हम उसमें कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये स्टेटमेंट सही है। अब असर्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे भाई, जैसे हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो फ्लोरीन ने क्या किया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन किया, तो इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन को, नियोन को, इसका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये अनस्टेबल होगा, हाफ फील्ड से इनकम्प्लीट में जाएगा। इसका कंप्लीट सेल है तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा, नए हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, तो इनके लिए डेल्टा एच क्या आया, पॉजिटिव। इसलिए एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब रीजन में देखो क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ये स्टेटमेंट इसको प्रूव नहीं कर रही। दोनों सही है लेकिन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसने ओनली उसकी डेफिनेशन लिखी, उसने ये नहीं बताया क्यों वो नेगेटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है। नेगेटिव क्यों होंगी वो हमने बताया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और उसमें कमिंग इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए वो नेगेटिव आती है। और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि उनका क्या होगा, तो जो डेल्टा एच पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे हैं, है ना, इसलिए। तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं करती, इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, रीजन पढ़ता हूं पहले। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट सेल, मोर इज शिल्डिंग। ये बात सही है। देखो, पेनल्टीमेट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही शिल्डिंग होगी। जैसे ये सेल हमारी 1 2 3 4, ठीक। ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल जो होती है उसको या तो वैलेंस सेल बोल दो, या आउटर मोस्ट सेल बोल दो, या अल्टीमेट बोल दो। क्या बोल देते हैं, अल्टीमेट। उसके जस्ट अंदर वाली ये n है तो ये n-1 होगी, ये n-2 होगी। n-1 को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, और इसको बोलते हैं पर पेनल्टीमेट। तो अब क्या होता है, ये देखो, अब असर्शन एक बार और पढ़ रहा हूं। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट सेल, मोर इज शिल्डिंग। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही रिपल्सिव फोर्सेज लगाएंगे, है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उनके अट्रैक्शन को उतना ही कम करेंगे, उतना ही उसके लिए अच्छा शील्ड का काम करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगेगा, 5 है तो 5 का लगेगा, 10 है तो 10 का लगेगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे शील्डिंग बढ़ती जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये सही बोला है, ठीक। और असर्शन भी सही होगा, इसका मतलब चेक करते हैं असर्शन क्या। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है ना सेल्स में, इनर सेल्स में, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसलिए क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और यही बात तो सेकंड स्टेटमेंट में लिख रखा, जो मैंने आपको असर्शन का रीजन बताया, यही सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ। इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 59 था। क्वेश्चन नंबर 60, रीजन पढ़ते हैं पहले। रीजन में लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब किसके बारे में बात कर रहा है हमें नहीं समझ में आया, तो अब इसके लिए हमें रीजन से पहले असर्शन पढ़ना पड़ेगा। आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन। तो आपको सबको पता नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और लेफ्ट वाले की लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है, वैसे भी कार्बन की कम रहेगी। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है,
जो ये आया ना आंसर, इसके बारे में बोल रहा है दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बोला क्योंकि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की रिएक्टिविटी अलग होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये सही थोड़ा है भाई, दिस इज डिफरेंस इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये कोई स्टेटमेंट थोड़ी हुई। इसका रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। अब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसमें होता है आउटरमोस्ट 2p4। इसका हाफ फील्ड सबसेल है जो ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और कार्बन से वैसे भी ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ये रीजन थोड़ा है कि वो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी सॉरी। और अब है ना, अगर इसमें ये लिखा होता, देखो इसने स्टेटमेंट भी सही नहीं लिख रखी, अगर ये होता ना कार्बन एंड नाइट्रोजन हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, फिर इसका ये स्टेटमेंट सही हो जाती और इसका आंसर बी जाता, क्योंकि उसने लिख ही नहीं रखा, बस ओनली ये लिखा दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब किसकी रिएक्टिविटी हमें तो समझ में नहीं आया ना, तो हम इसको सही क्यों माने, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। आपने सोचा भी होगा, आपका डाउट भी आएगा अभी भी मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी, सर सही तो है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिफरेंट होती है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता, बोल नहीं रखा ना उसने। ठीक है, बस उसने वो लिख के दे दिया। ठीक, और अगर नाइट्रोजन और कार्बन का कंपैरिजन करता ओनली, फिर भी हम मान लेते कि उन दोनों की बात कर रहा है। अब बात भी तीनों की कर रहा है और रिएक्टिविटी भी ऑक्सीजन से बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन वाली बात है ना, तो कंफ्यूजन तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। तो कुछ लोग इसका आंसर बी भी दे सकते हैं, तो सी ही जाना चाहिए इसका आंसर, मोस्ट प्रोबेबली सी जाना चाहिए। कुछ लोग इसका बी भी सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से इसका सी जाएगा और यही सही है। ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल का टेस्ट। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, तो ऐसे ही आगे के वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। आप क्या करें, बस फोकस होकर जो मैं बोलता हूँ वो पढ़ते रहें, जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ वो फॉलो करते रहें, जो मैं मोटिवेट करता हूँ उससे मोटिवेट रहें, और खुद भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज टाइम के साथ अटेम्प्ट करते रहें, टाइम पे रिवीजन हो जाएगा, टाइम पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और अपने जो साथी हैं, दूसरे भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी नीडी स्टूडेंट्स हैं, देखो ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो कोटा में नहीं आ सकते, उनकी हेल्प की जाए। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, नीडी स्टूडेंट्स को भी ज़रूर बताएं कि ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तभी बताना है, आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगता है कि टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।